हेलो बच्चों, वेलकम टू पूजा एकेडमी चैनल। बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों मैं आपका सुनील सर एक बार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आपको पता है न्यू सिलेबस के हिसाब से अब हमारे वीडियोस बनने वाले हैं पूजा एकेडमी के चैनल पर। आपको पता है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम अपने स्टूडेंट को और अपने व्यूवर्स को जो भी पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, हम चाहते हैं उनको न्यू सिलेबस के हिसाब से आने वाले वीडियोस में अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकें। ठीक है बच्चों, तो इसके बिहाफ पर हमने ये वीडियो शूट किया है और अब हमारी जो सीरीज़ होगी वो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर सीरीज़ होगी। ओके बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्लास 12 से है। क्लास 12 का अकाउंटेंसी का आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर से आपका टॉपिक लिया गया है, जिसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड पर दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 1-2 नंबर डालकर आप कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन जो है आप उसमें कमेंट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम वीडियो के अंदर एक नए सीरीज के साथ। पूजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यानी ये जो 4 स्टेटमेंट आपको ये नीचे दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहली बात लिखा है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक माइनर को हम पार्टनर के रूप में एडमिट नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। बी ऑप्शन क्या रखा है? अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक माइनर को हम पार्टनर के रूप में एडमिट कर सकते हैं ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप को उसके एडमिशन से कुछ फायदा हो रहा हो तो। ठीक है बच्चों, फिर सी ऑप्शन में क्या रखा है? अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनर के रूप में, बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर। और उसके राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही सेम होंगे जैसे कि एडल्ट पार्टनर के हैं। तो बच्चों ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, एडल्ट पार्टनर के जो राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं माइनर के राइट्स नहीं होते हैं। तो सी तो हमारा रॉन्ग है। और ए ऑप्शन में भी आप देखोगे तो ए ऑप्शन में भी लिखा है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड। एक माइनर को एडमिट नहीं कर सकते पार्टनर के रूप में। आप कई पार्टनरशिप में देखोगे एक माइनर को एडमिट किया गया होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उसके एडमिशन से कुछ फायदा हो रहा होता है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। किया जा सकता है एज ए पार्टनर के तौर पर, लेकिन उसके एडमिट करने का कारण क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बी इज द राइट ऑप्शन है। और डी में बोला है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसके एडमिशन से पार्टनरशिप को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट में लिखा है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। यानी रिलेशन ऑफ पार्टनर विद फर्म, यानी किसी पार्टनर का जो रिलेशन होता है अपने फर्म के साथ वो कैसा होता है, कैसा संबंध रखता है एक पार्टनर अपने फर्म के साथ? एन ऑनर, एक मालिक के तौर पर। एन एजेंट, एक एजेंट के तौर पर। एन ऑनर एंड एन एजेंट, एक मालिक भी होता है और एक एजेंट भी होता है। और डी मैनेजर। तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है। बिकॉज क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनर होता है ना, कोई भी पार्टनर है तो कोई भी पार्टनर फर्म के लिए उसने पैसे लगाए होंगे, मनी इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो एज अ ऑनर भी हो गया वो, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो एज ए एजेंट भी काम करता है। अपने बिजनेस को वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा ना बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो एज ए एजेंट भी वर्क करता है कि उसका फर्म आगे अच्छा वर्क करे, तो एज एन एजेंट भी वर्क करता है। तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। एक पार्टनरशिप फर्म का जो फीचर्स है, फीचर्स मीन्स उसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है किसी पार्टनरशिप फर्म की?
सबसे पहली बार लिखा है 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कॉमन बिजनेस को, एक जैसा ही बिजनेस करें किसी एग्रीमेंट के तहत। तो हाँ बच्चों, पार्टनरशिप का तो ये हमारा फीचर होता ही है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और कोई एक ही बिजनेस को एक एग्रीमेंट के हिसाब से वो सभी मिलके चला रहे हों। तो ए भी मेरा ठीक है यहाँ पे। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, और उनके लिए एक फिक्स प्रॉफिट जो बांटते हैं, प्रॉफिट और लॉस, उसका रेशियो भी वो लोग पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो डीड में वो पहले से एग्रीमेंट में लिख देते हैं। तो ये भी ठीक बता रहा है ये, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी, बिजनेस इज कैरिड बाई ऑल, बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, बिजनेस एक के द्वारा चलाया जा सकता है जो कि सबके लिए वर्क कर रहा हो। तो ये भी सी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो फीचर्स में ये तीनों ही आते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स कि डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हमारे पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स के अंदर आते हैं। क्या कि एक ही टाइप का बिजनेस हो सबका, एक एग्रीमेंट के हिसाब से वो अपना फर्म चला रहे होते हैं। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए उन्होंने एक रेशियो फिक्स कर लिया होता है शुरुआत में ही। और कोई भी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर वहाँ पे एक्टिव काम कर रहे हो सकता है किसी पार्टनर ने वहाँ सिर्फ पैसे लगा रखे हों। तो बिजनेस कोई एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है या फिर सभी के द्वारा भी बिजनेस चलाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब सबकी तरफ से कोई एक बंदा चला रहा होता है तो एज एन एजेंट की तरफ वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए सी भी मेरा राइट आंसर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, कि वो क्या करता है कि बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्ट मतलब बिजनेस में काम कर रहा होता है लेकिन कोई कैपिटल नहीं लगाता। हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम, और जबकि उसको सैलरी भी मिलती है। ठीक है, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बी ऑप्शन बोला है डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता वो, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, जबकि वो कैपिटल लगा रहा होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हकदार होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहली बात बता दूं बच्चों, देखो एक्टिव पार्ट लिखा हुआ आ गया ना, स्लीपिंग पार्टनर, देखो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हुआ एक ऐसा पार्टनर जो वहां पे काम कर ही नहीं रहा होता। स्लीपिंग मीन्स क्या हुआ, सोया हुआ है, वो उसका कोई एक्टिव पार्ट है ही नहीं। तो ये एक्टिव पार्ट वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता है ना हमारा ये हो सकता है, क्योंकि एक्टिव पार्ट वो होता ही नहीं है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हमारे खत्म हो गए कि ये दोनों हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि वो एक्टिव होता ही नहीं, वो बिजनेस के अंदर काम कर ही नहीं रहा होता, बिजनेस के कोई काम नहीं कर रहा होता, बस वो क्या करता है, देखो कोई काम नहीं कर रहा होता, इसका मतलब देखो बी ऑप्शन में देखो डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में वो कोई भी योगदान नहीं दे रहा होता है, बट प्रोवाइड कैपिटल, जबकि कैपिटल लगा रहा होता है और कैपिटल लगाने की वजह से वो प्रॉफिट पे भी हिस्सा मांग रहा होता है, प्रॉफिट या लॉस में उसका शेयर होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। एक बार डी भी देख लेते हैं, डी में क्या रखा है, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों में लिखा हुआ कि वो बिजनेस में कंडक्ट नहीं करता, एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, जबकि कैपिटल भी नहीं लगा रहा। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, जबकि वो प्रॉफिट और लॉस भी मांग रहा होता है, प्रॉफिट और लॉस में भी उसका रेशियो होता है। आप सोच के देखो, कोई पार्टनर कोई काम भी नहीं कर रहा, ना कैपिटल लगा रहा है और फिर वो प्रॉफिट भी मांग रहा है। कोई व्यक्ति आया, उसने बोला भाई मैं पैसे भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और मैं बिजनेस में कोई काम भी नहीं करूंगा, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट दे दियो, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि एक स्लीपिंग पार्टनर जो होता है, आपको बस याद रखना है कि जो स्लीपिंग पार्टनर किसको कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि क्या कर रहा होगा, जो पैसे लगा रहा होगा बिजनेस में, वो मनी लगा रहा होगा, मनी इन्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कैपिटल लगा रहा होगा। ठीक है, लेकिन काम करने नहीं जाता, वो एक्टिव पार्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसे लगा रहा है उस बिजनेस में, तो उस पैसे लगाने की वजह से वो प्रॉफिट या लॉस में हकदार होता है।
वो भी रेशियो जो गिवन होता है उस रेशियो से। तो ये हमारा जो होगा ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा। तो इसलिए हमारा बी इज द राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर है। और डी ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि वो एक्टिव पार्ट नहीं है और पैसा भी नहीं लगा रहा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज, यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यू नहीं आएगा। ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज who do not contribute any capital but get some share of profit for lending their name to the business। बोला है ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि पैसा नहीं लगाते बिजनेस के अंदर, लेकिन प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया होता है बिजनेस को। जैसे कोई बंदा फेमस है, ठीक है, अब उसके नाम से हम फंड में पैसे कमा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके इलाके का जो एमएलए है वो फेमस है या कोई फेमस पर्सन है, वो आपने जब फर्म खोला ना तो आपने उनका नाम भी ले लिया कि वो भी आपके बिजनेस के अंदर इंक्लूड है, एज अ पार्टनर के तौर पर आपने उसका नाम डाल रखा है, ठीक है। तो जबकि उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया लेकिन वो प्रॉफिट लैंड कर रहा होता है, प्रॉफिट मांग रहा होता है क्योंकि उसने अपने नाम दिया, अपना नाम आपके बिजनेस से जोड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड बोला था कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, बहुत कम पैसा लगाने वाले को बोलेंगे, या डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। तो बच्चों देखो, कोई भी ऐसा बंदा, जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, और एक मिनट बच्चों, कोई बंदा है और उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपना नाम, वो बंदा फेमस है, वो मान लो ये बंदा है कोई और ये काफ़ी फेमस है, ये फेमस है, इसका नाम चलता है ना, इसका नेम एंड फेम है, नेम एंड फेम है आपके इलाके में, ठीक है। तो इसने ना आपके फर्म के अंदर, आपका एक फर्म है, उस फर्म के अंदर इसने कोई पैसे नहीं लगाए हैं, बस इसका नाम आपने इस फर्म में डाल रखा है कि फलाना व्यक्ति भी हमारे फर्म का पार्टनर है, क्योंकि इसके नाम से ना आपका फर्म फेमस हो रहा है, क्योंकि लोग आपके फर्म पर भरोसा करने लग जाएंगे। आप बिलीव लेने, किसी का मतलब कस्टमर की बिलीव जीतने के लिए, कस्टमर का बिलीव आप पे हो जाए, ये जीतने के लिए आपने इसका नाम डाल दिया है कि ये भी हमारे फर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके नाम के वजह से आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये बंदा पैसा नहीं लगाता, ये बंदा कभी भी आपके फर्म में पैसा नहीं लगाएगा, ना ही वो काम करने आएगा, बस उसका नाम चल रहा है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। इसी बंदे को हम क्या बोलेंगे, कैसा पार्टनर कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप ध्यान रखना कि एक ऐसा बंदा जिसके नाम और प्रसिद्धि के कारण आपने उसके फर्म में उसका नाम डाल रखा है ताकि कस्टमर बिलीव जीत सको, कस्टमर आपके फर्म पे भरोसा करे, तो उसके नाम के हिसाब से आपका फर्म अच्छा चलने लगा, तो वो आपका कौन सा पार्टनर कहलाएगा, ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म में भी बोला है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर, देखो मैक्सिमम टू नहीं होता, आपको पता है, आपको रूल पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के अंदर जो होता है मिनिमम हमारे, एक मिनट बच्चों, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम हमारा कितना होता है 50, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट माना जाएगा। यहाँ पे लिखा मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50, तो मैक्सिमम 50 का रूल है, समझ में आ रही बात। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इस पे जो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इतने पार्टनर कोई रखता नहीं है, 50 पार्टनर बना लेंगे तो आपका फर्म तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लड़ाई डिस्प्यूट्स इतने सारे हो जाएंगे, है ना। तो मतलब रूल के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि 50 पार्टनर होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, एक पार्टनर पे जो लाइबिलिटीज बनती है वो कैसी बनती है, लिमिटेड बनती है, अनलिमिटेड बनती है, डिटरमाइंड बाई कोर्ट डिसाइड करता है इस चीज़ को, डिटरमाइंड बाई पार्टनरशिप एक्ट, या उनके पार्टनरशिप एक्ट द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई बातें लिखी हुई हो कि लाइबिलिटीज कितनी है किसी पार्टनर की। तो बच्चों आपको एक बात याद रखना है कि
पार्टनर का जो लाइबिलिटीज होता है वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बोले तो क्या होता है, कहने का मतलब है कि फर्म को जितना भी लॉस हो रहा होगा तो लॉस की भरपाई उसको करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये 3 पार्टनर हैं हमारे, और इन 3 पार्टनर ने एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के बारे में समझाना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। ये फर्म चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब मान लो फर्म के ना कोई कर्जा हो गया, फर्म की कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, लाइबिलिटीज बढ़ गई है ना, फर्म पे बहुत कर्ज चढ़ गया है, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज हो गई है फर्म की। तो फर्म की लाइबिलिटीज कौन भरेंगे? ये तीनों ही तो भरेंगे, ये तीनों ही तो भरेंगे इस लाइबिलिटीज को। अब फर्म की लाइबिलिटीज जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि इनके पास उतने फर्म की एसेट्स जो है, फर्म के पास जो मनी है, फर्म की मनी से उस लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल टू पे, अनएबल टू पे द लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे हैं, फर्म की मनी से फर्म की लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो अब पार्टनर के नाम पे जो संपत्ति होगी ना, उससे फर्म की लाइबिलिटीज को पेमेंट की जाएगी। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है, इससे क्यों फर्म की लाइबिलिटीज पे कर रहे हो, क्योंकि फर्म के पास अब उतना पैसा नहीं है कि वो जो पेबल लाइबिलिटीज है वो पे कर पाए। जैसे कहने का मतलब कोई बैंक लोन है, एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो बैंक से लोन ले रखा है फर्म ने, बहुत बड़ा वाला है, और उस लोन की भरपाई फर्म के मनी से नहीं हो पा रही है, तो अब पार्टनर के लाइबिलिटीज बनती है कि वो अपने संपत्ति से इस बैंक के लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो लिखा है हर पार्टनर बाउंड होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। किस चीज़ को? बिजनेस के किस चीज़ को? उसके राइट्स के लिए बाउंड होता है, मीटिंग्स के लिए, कैपिटल के लिए, ड्यूटीज़ के लिए। तो ड्यूटीज़ मैंने कर्तव्य, यानी फर्म के प्रति उसके जितने भी कर्तव्य बनेंगे, सिर्फ अधिकार नहीं, ड्यूटीज़ मैंने सब चीज़ शामिल हो गया इसके अंदर, ठीक है। जितनी भी ड्यूटीज़ बनेगी उसकी, उस सब के लिए सभी पार्टनर बाउंड होते हैं, उनको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। बोला है एक पार्टनरशिप डीड बनाना जो होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनाना, क्या वो मैंडेटरी है? मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य है, मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखने मैंडेटरी है कि लिखना ही है, नॉट मैंडेटरी है, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों नॉट मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है कि आप कोई 2-3 बंदे मिलकर कोई फर्म चला रहे हो तो ये जरूरी नहीं बोल रखा कि भैया आप डीड बनाओगे ही बनाओगे, ये जरूरी नहीं है कि आप डीड बनाओगे। बिना डीड के भी कई फर्म चल रही होती है, उन्होंने डीड नहीं बनाया होता। बस हाँ एक चीज़ याद रखना, कभी लीगली वो ना प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लीगली उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कि मेरे साथ ये चीज़ डिसएग्रीमेंट हुई हमारे पार्टनर के बीच में, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें पार्टनरशिप डीड बनाना ही पड़ेगा, आप बिना बनाए भी पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो नॉट मैंडेटरी हो गया, बस लीगल प्रूफ के लिए पार्टनरशिप डीड बना लेना ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए सजेस्ट यही किया जाता है सही पार्टनर को कि डीड बनाया जाए, लेकिन ये कंपेल नहीं किया जाता कि आप डीड बनाओ ही, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है? इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको याद करने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहाँ पे बोला है द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ऐसे केस में द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा, क्या वो 5% से होगा या 6% से होगा या 12% से होगा? देखो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि 5%, 6%, 12%, है ना,
नॉट इंटरेस्ट इज अलाउड। तो आपको पता है कि जब डीडी नहीं बनी है तो इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ डीड, ये आपको ध्यान रखना है। यदि फर्म पार्टनरशिप फर्म ने डीड नहीं बनाई है तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, पार्टनर जब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे यानी प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इक्वल होगा, इक्वल बांटा जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखना, नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना लगा रखा हो बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने डीड नहीं लिखी तो लीगली उसे इंटरेस्ट लेने का अधिकार नहीं होगा, यानी उसके कोई राइट्स नहीं है इंटरेस्ट मांगने का। ठीक है, नो सैलरी इज गिवन टू पार्टनर, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके इस फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ना, एब्सेंस ऑफ डीड में से क्वेश्चन आएगा। नो सैलरी इज गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाती। मान लो कोई पार्टनर बोलता है भाई मैं दिन रात काम कर रहा हूँ मुझे सैलरी भी दो, उन्होंने डीड बनाई नहीं थी तो बाद में वो सैलरी का हकदार भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाता। फिर याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, लेकिन एक चीज अप्लीकेबल होता है क्या, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन एडवांस दे रखा है तो उसको 6% के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके दिए गए लोन पर। कहने का मतलब है कोई पार्टनर है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो इस लोन पर चाहे डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, डीड नहीं भी बनाया होगा तो भी 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट उस पार्टनर को मिलेगा। चलते हैं बच्चों, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या चीजें होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब यही वाली बात जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, अब इसी से हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप समझ में आ जाएगी आपको आराम से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी डीड नहीं बना हुआ है, द एलोएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी मैंने आपको बताया बोला भाई किस रेट से पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है 6% सिंपल इंटरेस्ट, नहीं 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो ये बी इज द राइट ऑप्शन। 12% कोई नहीं होता, 12% कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैंने बताया एब्सेंस ऑफ डीड में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। बोला ए और बी जो है बिना किसी एग्रीमेंट के पार्टनर्स बन गए हैं। ठीक है, ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ए ने 50,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को। एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, उस साल के एंड में फर्म को लॉस हो गया है। फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू ए बाई द फर्म, यानी ए को फर्म के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो किस हिसाब से पे किया जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखो यहाँ पे ए ने, ध्यान से देखो, ए ने लोन दिया है कितने का, 50,000 का लोन दिया है। अब फर्म को लॉस हो इनकम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं भी बना है तो भी यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ, एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड। इन्होंने ना जानबूझ के ये बात ना लॉस हुआ है फर्म को, ये जानबूझ के लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि लॉस हुआ है अब इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा। भाई लॉस हुआ है तो क्या हुआ, पार्टनर ने फर्म को क्या किया था, लोन प्रोवाइड किया था। शर्त यही थी कि लोन दे रहा हूँ मुझे इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। पर मंथ तो यार बहुत महंगा हो जाएगा, कौन देता है किसी को पर मंथ का इंटरेस्ट, समझ में आ रही बात, बाहर से ना ले ले फिर लोन उससे क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6% पर एनम आपको याद रखना है, और डीड भी नहीं बना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर, बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को दिया जाएगा इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट
बट ओनली आउट ऑफ, बोल रखा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा पार्टनर को इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, जब उनके डीड में लिखा हुआ था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को कब मिलेगा? जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तभी मिलेगा। रिजर्व से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करता है, ठीक है। आप सोच के देखो कि आपने पार्टनरशिप फर्म चालू की है, किसी पार्टनर के आपको फ़ायदा ही नहीं हुआ, फर्म को फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो क्या रिजर्व से थोड़ी ना बांट देगी उनको कि प्रॉफिट ले जाओ? रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट से निकाला गया पार्ट होता है ना रिजर्व। इसी तरह अकुमुलेटेड प्रॉफिट, बचाया गया प्रॉफिट जो इस साल बांटा नहीं है वो गुडविल। तो ये सब नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? ए इज़ द राइट आंसर। जो प्रॉफिट होता है उसी से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको ध्यान भी होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम प्रॉफिट से ही सारी चीज़ें चार्ज करते हैं। जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उसी से ही सारी चीज़ें चार्ज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर सैलरी हो गई पार्टनर की, फिर उसके बाद प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में डाला हो तो वो हो गया, पार्टनर के कमीशन दे रखा हो तो वो हो गया। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ प्रॉफिट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। तो रिजर्व का पार्ट नहीं होता है, ये इसका नहीं होता, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। इफ़ एनी लोन और एडवांस इज़ प्रोवाइडेड बाई पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है या एडवांस प्रोवाइड किया है फर्म को, बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट, अब उस लोन अकाउंट का जो बैलेंस बचा होगा शुड बी ट्रांसफर टू। सोच के देखो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लेकिन मान लो फर्म यदि आउटसाइड बंदे से लोन ले होती तो लाइबिलिटीज ही तो होती फर्म के लिए, तो ये भी लाइबिलिटीज ही मानी जाएगी कि लोन इज़ द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। लोन क्या होता है? लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, इसलिए हम क्या यहाँ दिखाएंगे इसको? बी इज़ द राइट आंसर। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में इसको दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है असेट साइड, लोन असेट्स में कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा ना, तो ये चीज़ है। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर बोला कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोन का पैसा बचा हुआ होगा वो फर्म के लिए लाइबिलिटीज ही मानी जाएगी, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटते समय, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, देयर वाज अ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, उनके बीच में मतभेद हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख। बोला है क्या कि प्रॉफिट जो हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का वो 6 लाख का हुआ था। जेड डिमांड मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख। उस प्रॉफिट में से जेड बोला है 5 लाख मैं लूँगा। प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का और 6 लाख में से 5 लाख प्रॉफिट वो मांग रहा है, जेड मांग रहा है। इस बात की इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गया है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनको प्रॉफिट हुआ था कितना? उनको प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था, स्टोरी में ये बता रखा है। और जेड जो है वो डिमांड कर रहा है, जेड कह रहा है भाई मुझे इस प्रॉफिट में से ना, मुझे इस प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए ये मांग रहा है। एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। हाउएवर देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, जबकि ऐसी कोई बात उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी ही नहीं थी। भाई जब डीड बनाई ही नहीं थी, एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी, तो आप पता है अभी मैंने 5 चीज़ें बताई है कि जब एग्रीमेंट बना ही नहीं होगा तो भैया क्या होगा? ये जो प्रॉफिट बटेगा, ये जो प्रॉफिट बटेगा वो क्या बटेगा? इक्वल बटेगा ना। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ए में क्या रखा है इन्होंने, ए ऑप्शन में, अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉस इक्वली। यहाँ पे बोल रखा है क्या कि दूसरे पार्टनर जेड को मिनिमम प्रॉफिट दे देंगे और लॉस को आपस में शेयर कर लेंगे। बी ऑप्शन बोला रखा है अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉस इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे। फिर बोला रखा है एक्स एंड टी विल टेक 50,000, टी के जगह बच्चों थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाई है। एक्स एंड वाई विल टेक 50,000 ईच एंड जेड विल टेक 5 लाख। बोला है कि एक्स और वाई जो है वो 50,000 ले लेंगे और जेड को दे देंगे 50,000 ले लेंगे और जेड को 5 लाख दे देंगे। और डी ऑप्शन में बोला 2 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर, 2-2 लाख रुपए प्रत्येक पार्टनर को मिलेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कोई डीड बना नहीं था, तो कोई भी पार्टनर इस बात के लिए
नहीं बोल सकता कि भैया मुझे प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर चाहिए, क्योंकि डीड बना ही नहीं था। तो यहाँ पे इस 6 लाख को इक्वल में डिवाइड करेंगे तो 2-2 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स करने की कोई बात ही नहीं है, लड़ाई करने की कोई बात ही नहीं है, डीड बना ही नहीं है, तो 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट का शेयर बनेगा। आगे चलते हैं भैया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रखा है अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000। एक पार्टनर ने 30,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया है। 30,000 रुपये का एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, एंड एडवांस लोन 40,000, और लोन भी दिया उस पार्टनर ने। पार्टनर का लोन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये पार्टनर का लोन है। ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया कितने का, 40,000 का लोन दिया है टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कब दिया है, साल के शुरुआत वाले ही दिन में दे दिया है। पार्टनर विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट, तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों ये एडिशनल कैपिटल का तो कोई तुकी नहीं बनता, ये तो सिर्फ इन्होंने कहानी बनाने के लिए दे दी है। आपको तो देखना है कि कितना उसके लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको पता है कि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो 6% पर एनम के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हम एक मिनट बच्चों, 40,000 का हम 6% निकाल देंगे। आपको पता है यहाँ पे लिखा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही दिया था, तो इसका मतलब पूरे साल का लगेगा, कोई मंथ तो देखना नहीं है। तो 6% निकालेंगे तो 2,400 आएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,50,000। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को। ठीक है, आगे क्या रखा है, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे लिखा है टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल का टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स के कैपिटल का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 18,000 बनता है। ठीक है, फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बनता है वो 2,000 का बनता है। ठीक है, तो द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट इधर आता है, प्रॉफिट इधर आ जाता है हमारा, और उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म के लिए इनकम मानी जाती है, इसलिए दोनों चीज़ प्लस हो जाएगा, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं फर्म के वो लेस हो जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें लेस हो जाती है। तो आप ना इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे देखो 150 मेरा नेट प्रॉफिट है और 2,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,52,000 हो जाएगा। और ये फर्म के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया, लॉस हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो ये 18,000 हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस करने पर मतलब इनकम जोड़ दिया मैंने, 150 प्रॉफिट हुआ था, 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्म के लिए प्रॉफिट है, 1,52,000 हो गया, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो 18,000 है वो हम लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों कितना, 1,34,000 इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 70, सॉरी बच्चों एक मिनट, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो 79,800 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और वो लिखा है कि मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन 5%, एक मैनेजर को कमीशन मिल रहा है 5% के हिसाब से, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आपको पता है कमीशन दो तरीके से गिवन होता है, कमीशन जो होता है बच्चों वो दो तरीके से गिवन होता है, एक बिफोर चार्जिंग मतलब उस प्रॉफिट पे जो कि उसके कमीशन से पहले का होता है, एक आफ्टर चार्जिंग होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक भी बताता जा रहा हूँ साथ के साथ ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो बिफोर चार्जिंग में आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जितना भी रेट होगा रेट अपॉन में 100 ही हमारा फॉर्मूला यूज हो जाता है, और आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, रेट अपॉन में 100 प्लस में सेम रेट हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आफ्टर चार्जिंग वाला होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 5% कमीशन मिल रहा है
वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। तो यहाँ पे 79,800 का हम 5 अपॉन में 105 लेंगे। तो आफ्टर वाले में देखो 5 ले लिया, यहाँ रेट की जगह 5 रख दिया तो 105 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हम जब इसको कैंसल आउट करेंगे, इसको मैं ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 21 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 3,800। तो 3,800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर्स के कैपिटल पर लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो कौन से अकाउंट को डेबिट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आपको पता है बच्चों कि पार्टनर्स को चार्ज करने वाली जो चीज़ें होती है, पार्टनर को मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बनाया जाता है, जिसके अंदर बिजनेस के बिहाफ पर सारी चीज़ें ली जाती है कि उस गुड्स को खरीदने में, बेचने में क्या एक्सपेंस हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता है पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ें जाती है, जैसे पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये हमारा दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है। बार बार मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ये चीज़ कि इंटरेस्ट ऑन, देखो यहाँ डेबिट साइड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड लिया जाता है, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही हमें पता लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। जब किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है, इन दिस केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इनमें से कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है? सबसे पहले बच्चों मैं कुछ बेस बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। ठीक है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड होता है एक हमारा, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है फिक्स कैपिटल मेथड जब होता है ना बच्चों, तो दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो कभी किसी क्वेश्चन में आप देख लो ना कि करंट अकाउंट का ही बैलेंस दे रखा है और कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस दे रखा है, तो आप समझ जाना वहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ किया गया है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको बड़े दिल वाला भी समझ लो, बड़े दिल वाला है ये, बड़े दिल वाला। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि कैपिटल का बैलेंस भी आ जाएगा, करंट अकाउंट का ही बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, सैलरी भी आ जाएगी पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा, ड्राइंग भी आ जाएगा। और ये जो होता है फिक्स वाले में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आता है, जो ड्राइंग आपने कैपिटल में से की है वो आता है। ठीक है, और जो एडिशनल कैपिटल होता है वो आता है। बस ये चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाती है। जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाती है। ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इधर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जब हमारा क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो फ्लक्चुएटिंग होगा तो इनमें से कौन कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जाता है? आपको पता है कि पार्टनर को जो जो चीज़ें मिलती है पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर को मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ये भी क्रेडिट साइड में जाता है। सैलरी ऑफ पार्टनर को मिलने वाली सैलरी भी क्रेडिट साइड में जाता है। कमीशन ऑफ पार्टनर, ये भी क्रेडिट साइड में जाता है। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, यानी ये ऊपर वाले सारे जो हमारे जाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल फिक्स होता है? देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो सी, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द
partners in the ratio 3:2. Before profit distribution, Ram is entitled to 5% commission of the net profit after charging such commission. याद रखना है, यहाँ पे बोल रखा है क्या कि यहाँ पे राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम और श्याम दो पार्टनर हैं और इनके बीच में 3:2 है. प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बांटने से पहले राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट. राम को एक कमीशन मिल रहा है 5% कमीशन मिलता है ऑफ द नेट प्रॉफिट. किस प्रॉफिट पे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस प्रॉफिट पे जो कि आफ्टर चार्जिंग है. तो भैया आफ्टर चार्जिंग वाला अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि आफ्टर चार्जिंग वाला रहेगा तो आपका फार्मूला जो लगाएंगे तो आर अपन में 100 प्लस रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 105 लगेगा. बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट वाज 42,000. तो प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट कितना था 42,000, यानी कमीशन से पहले का प्रॉफिट जो था वो 42,000 का प्रॉफिट था. ये फर्म की प्रॉफिट है, ठीक है. श्याम शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, तो हमें बताना है श्याम का कितना प्रॉफिट होगा. तो सबसे पहली बात प्रॉफिट है ना 42,000, तो सबसे पहले तो भैया इस प्रॉफिट में से पहले राम का कमीशन घटा दिया जाएगा. तो पहले राम का कमीशन निकालेंगे हम, तो राम का जब हम कमीशन निकालेंगे तो 5 अपॉन में 105 रख देंगे. तो आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये 21 से जाएगा मेरा 2,000 मेरा कमीशन हो गया. सोच के देखो, फर्म का प्रॉफिट 42,000 था, उसमें से 2,000 तो राम को कमीशन मिल जाएगा, ठीक है. तो अब कितना बच गया फर्म का प्रॉफिट 40,000 बच गया. अब ये प्रॉफिट आगे किस रेशियो में बढ़ जाएगा 3:2 में. तो 3:2 में जब बटेगा तो आपको पता है, तो श्याम का निकालना है मुझे. तो श्याम का जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा इस 40,000 का 2/5, क्योंकि श्याम का जो शेयर है वो कितना है 2. 3:2 का मतलब टोटल 5 में से 2 शेयर जो है वो श्याम का है. तो अब यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16,000 इज द राइट आंसर. तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया 16,000. आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, एक फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्या होता है? कैपिटल पेमेंट होता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल रिसीव्ड होता है, इनकम होता है. तो फर्म के लिए तो इनकम है ना, क्योंकि मान लो कोई पार्टनर है, पार्टनर हो गया और ये बिजनेस हो गया, ये फर्म हो गया उसका. तो पार्टनर ने पैसा निकाला है, ड्राइंग की है, तो जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लिया जाएगा, तो फर्म जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी ना पार्टनर से, तो फर्म के लिए तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? इनकम हो गया ना. आपको ही पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने वो भी क्रेडिट साइड में जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारा किधर जाता है? क्रेडिट साइड में. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लगा है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो क्या होता है? कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीव्ड, लॉस, इनकम. तो लॉस होता है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लेते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लेते हैं, यानी ऑल लॉसेज आर डेबिट. डेबिट हमारा लॉस में दिखाया जाता है बिजनेस के लिए, है ना. तो ये डेबिट में आ गया, तो इसलिए हमारा लॉस वाला पार्ट है. तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन से. अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों ऐसे ही MCQ वाले क्वेश्चंस और मिलेंगे. आपको क्या करना है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नंबर डालकर क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, ठीक है, इस तरह से कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर्स देने हैं. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बच्चों MCQ की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकें और आप बोल सकें कि हाँ भाई इस चैनल से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ है और ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं. तो बच्चों हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं. और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ये पता लग जाए कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है. तो समय समय पर हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों.